नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने YouTube चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो मोटर व्हीकल एक्ट का जो एक महंगा चालान है नो एंट्री, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। और जो भी लोग किसी व्हीकल का प्रयोग अगर कमर्शियल पर्पज से करते हैं, खासकर गुड्स व्हीकल की बात मैं कर रहा हूँ। हालांकि नो एंट्री तो किसी भी व्हीकल पे लगाई जा सकती है, बट बेसिकली आपने नोटिस किया होगा कि गुड्स व्हीकल के मामले में नो एंट्री का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो गुड्स व्हीकल से संबंधित है, तो ये आज की जो वीडियो है आपके बहुत काम की है। तो ये नो एंट्री होती क्या है? स्टेट गवर्नमेंट कुछ रास्तों को पब्लिक सेफ्टी के लिए कुछ वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर देती है, या किसी स्पेशल अवसर पे अगर भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है किसी वाहनों के लिए, तो उस रास्ते पे अगर उस टाइम जो प्रतिबंधित टाइम है, अगर कोई वाहन उधर से अगर ड्राइव किया जा रहा है तो वो नो एंट्री के वायलेशन में आ जाएगा, और उस पर नो एंट्री का जो चलान है वो चलान बना दिया जाता है, जो उससे एथराइज जो पुलिस ऑफिशियल होते हैं, अथॉरिटी जो होती है, उनके द्वारा। और इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 115 मोटर व्हीकल एक्ट में, और जो सेक्शन 194 मोटर व्हीकल एक्ट है, इसमें इसका फाइन दिया गया है। तो जब भी नो एंट्री का चालान बनाया जाता है, तो नो एंट्री का चालान बनाने के बाद वर्चुअल कोर्ट में सेंड कर दिया जाता है। वर्चुअल कोर्ट में जाने के बाद जो फाइन अमाउंट जो आती है वो 40,000 रुपये की आती है। तो सवाल यह उठता है कि जब फाइन अमाउंट नो एंट्री का 20,000 रुपये है, तो आखिर 40,000 इसका फाइन अमाउंट कैसे हो गया? तो जो चालान जब भी बनाया जाता है तो उसको वर्चुअल कोर्ट में जब भेज जाता है, तो वर्चुअल कोर्ट में सुनवाई का कोई साधन तो होता नहीं है। एक तरह देखा जाए तो उस पर सिर्फ फाइन दिया जाता है, एक प्रपोज्ड फाइन दिया जाता है। अगर आप चाहें तो उसको फाइन को पेड करके और अपने मामले को ख़त्म करा सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में क्या करें, क्योंकि जो फाइन अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो नो एंट्री का जो चालान होता है वो आखिर उसको बनाया, आखिर 40,000 होता कैसे है, इसके बारे में समझ लेते हैं। जो भी चलानिंग अथॉरिटी होती है वो करती क्या है कि जब भी कोई व्हीकल को ड्राइव किया जा रहा है, नो एंट्री जो भी रास्ता अगर प्रतिबंधित कर दिया गया है, उस रास्ते पे अगर कोई व्हीकल अगर जिस समय में एक प्रतिबंधित है, अगर व्हीकल ड्राइव की जा रही है, तो जो व्हीकल जो भी ड्राइव कर रहा है उनके नाम से एक चालान जारी करेंगे, और उसके साथ ही साथ एक गाड़ी जिसके नाम से होगी उनके नाम से भी एक चालान को जारी कर देते हैं। और उसका कंटेंट क्या लिखा जाता है कि जैसे कि रजिस्टर्ड ओनर के नाम को उस पर लिखने के बाद ये लिखा जाता है कि मैंने अपने इस ड्राइवर को नो एंट्री में व्हीकल चलाने के लिए अनुमति दिया, और उस ड्राइवर से ही उसके सिग्नेचर ले लिए जाते हैं वहाँ पे। और उसमें ड्राइवर को मेन एक्यूज और जो जिसके नाम से व्हीकल है उनको को एक्यूज इसमें बना दिया जाता है। और इस पुलिस रिपोर्ट को या चालान को वर्चुअल कोर्ट में आगे भेज दिया जाता है। चूँकि दो चालान अलग अलग नंबर के जारी कर दिए जाते हैं, तो वर्चुअल कोर्ट इस पर फाइन इम्पोज कर देती है 20,000 ड्राइवर पे और 20,000 ओनर पे। तो टोटल जो फाइन अमाउंट होती है वो 40,000 की हो जाती है। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप क्या कर सकते हैं? क्या कोई बचाव है इसमें, या फाइन कम करवाने का कोई साधन है? तो उसके उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। जब कभी भी आपका नो एंट्री का चालान अगर कट जाए, और नो एंट्री के चालान कटने के बाद वर्चुअल कोर्ट में फाइन अमाउंट आपकी 40,000 रुपये अगर आ गई है, तो आपको वर्चुअल कोर्ट में इसका भुगतान नहीं करना चाहिए। उसका कारण मैं आगे बताने जा रहा हूँ, आखिर ऐसा क्यों। उसको आप कंटेस्ट करिए, और कंटेस्ट करने के बाद उसको ट्रांसफ़र करवाइए रेगुलर कोर्ट में। और जब रेगुलर कोर्ट में जाने से पहले 2-3 बातों का ध्यान रखिए कि जब भी नो एंट्री का चालान जो चलानिंग अथॉरिटी जो होती है वो बनाती है, तो उसमें यह बताती है कि इस जो रास्ता है इसको प्रतिबंधित किया गया है नोटिफिकेशन के माध्यम से। जब नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रतिबंधित किया गया है, तो आप
पहले सबसे पहले अगर कोई नोटिफिकेशन नंबर उसमें दिया गया है तो आप उस नोटिफिकेशन नंबर को सर्च करिए कि वाकई में कोई ऐसा नोटिफिकेशन है या नहीं। अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन है तो उसमें व्हीकल की कैटेगरी क्या है, आपकी जो व्हीकल है जो कैटेगरी उसमें बताई गई है क्या उस कैटेगरी में आती है या नहीं आती है। क्योंकि व्हीकल तो देखा जाए मोटरसाइकिल से लेके और ट्रेलर जो हैं, जो एसटीवी गाड़ियाँ होती हैं वो भी व्हीकल की कैटेगरी में आती हैं। तो किस व्हीकल के लिए, व्हीकल की कौन सी कैटेगरी के लिए उस रास्ते को प्रतिबंधित किया गया है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि वो टाइमिंग कौन सी है जब ये रास्ता प्रतिबंधित किया गया है, क्या यह 24 आवर के लिए किया गया या कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए किया गया। तो जिस वक्त ये व्हीकल ड्राइव की जा रही थी तो क्या उस टाइमिंग को उसी टाइमिंग में ड्राइव की जा रही थी जबकि लिए रास्ता बंद था। ये दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज़ ये है कि जो ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो किसके द्वारा जारी किया गया है। अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा जारी किया गया या उनके ऊपर से कोई ऑफिसर के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा जारी किया गया है तो उसमें डेट जरूर देख लीजिए, क्योंकि 1 महीने तक तो इनको पावर है जारी करने की। अगर 1 महीने से ज़्यादा अगर इसको कंटिन्यू किया जा रहा है तो इसको ऑफिशियल गजट में आना ज़रूरी होता है। तो इसको भी चेक कर लीजिए कि ऑफिशियल अगर 1 महीने से ज़्यादा हुआ है तो ऑफिशियल गजट में प्रकाशित हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर फिर भी इन सब जो चीज़ें मैंने बताई इसके बावजूद भी आपसे वायलेशन हो ही गया है तो आप अपने मामले को रेगुलर कोर्ट में लेकर जाइए। और रेगुलर कोर्ट में जब लेकर जाएंगे, अगर इन तीनों कैटेगरी का फ़ायदा आपको मिल रहा है, किसी भी कंडीशन का आपको एडवांटेज मिला, तो कोर्ट में बताना चाहिए कि मेरी व्हीकल इस कैटेगरी में नहीं आती है, आपका पूरा एडवांटेज मिलेगा, आपका जो फ़ाइन है कंप्लीट माफ़ कर दिया जाएगा। या नोटिफिकेशन से संबंधित कोई अगर उसमें त्रुटि पाई जाती है उस कंडीशन में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और टाइम से संबंधित भी कोई अगर उसमें कमी पाई जाती है तो उसका भी एडवांटेज आपको मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट पे। जब कोर्ट में आप जाते हैं रेगुलर कोर्ट में, उसको बोलते हैं हम नोटिस की स्टेज। और नोटिस की स्टेज पे जब आप जाएंगे तो वहाँ आपके पास 2 रास्ते होते हैं। मोस्टली जितने भी लोग ट्रैफिक का चालान का भुगतान करते हैं उनको साथ ये लगता होगा मैंने एक ट्रैफिक के चालान का भुगतान किया है। ये ट्रैफिक के चालान का भुगतान नहीं होता, वो अपनी प्लीड गिल्टी करते हैं, वो अपनी गलती मानते हैं कि हाँ हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोप में मानता हूँ, फाइन उसके बाद इम्पोज किया जाता है। तो वहाँ पे प्लीड गिल्टी कर सकते हैं, प्लीड गिल्टी करके इस मामले को ख़त्म करा सकते हैं। अगर एविडेंसेज है तो आप उसको कंटेस्ट भी कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। चूँकि ये समरी ट्रायल है, इसमें एविडेंस के रूप में देखेंगे तो एक जो चलानिंग अफसर होते हैं वो एक विटनेस के तौर पे होंगे और एक उनके साथ एक नाम वो ऑलरेडी चालान में देते हैं, किसी एक अपने एसोसिएट का नाम देते हैं। तो 2 ही विटनेस मोस्टली इसमें होते हैं। तो ये समरी ट्रायल है, इमीडिएट इसका 2-4 डेटों पे ही इसका फैसला हो जाता है। लेकिन अगर इसको डिस्पोजल कराना है, ख़त्म ही कराना है उस डेट में, तो जो भी व्यक्ति इस गाड़ी को चला रहे थे वो कोर्ट में अपनी गलती को मानते हुए ये कहते हुए मानेंगे कि मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि इस रास्ते पे नो एंट्री है और बाय मिस्टेक गलती से मैं इस रास्ते पे आ गया और इस रास्ते पे आने के लिए मेरे गाड़ी के ओनर ने मुझसे नहीं कहा था, मुझे अलाउ नहीं किया था, उनको तो इसकी जानकारी भी नहीं है। हालांकि मुझसे गलती हुई, मैं अपनी गलती मानता हूँ। इसका बेनिफिट ये होगा कि चूँकि मेन एक्यूज का ये जो स्टेटमेंट है कोर्ट में, जो मेन एक्यूज का जो स्टेटमेंट कोर्ट में दिया गया, जो उसका कन्फेशन किया गया है, उस कन्फेशन का सीधा फ़ायदा को एक्यूज को मिलेगा और उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो इसमें जब उनको डिस्चार्ज किया जाएगा तो जो फाइन अमाउंट अगर कोर्ट करती है तो 20,000 ही करेगी, या अगर कुछ लीनियंट व्यू अगर कोर्ट ने ले लिया तो 20,000 से भी कम कर सकती है। तो इस तरीके से अगर आप अपने केस को लेकर जाते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होना है। जुर्माना आपका 20,000 ही लगना है या उससे भी कम जुर्माना हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पे कोई न कोई ऐसा कंटेंट आपको ज़रूर मिलेगा जो आपके काम ज़रूर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।